आज सूत्र है कुल तीर तुल मूल शालाक्ष समम अव्ययी भावे। कुल तीर तुल मूल शालाक्ष समम प्रथमा का एक वचन, अव्ययी भावे सप्तमी का एक वचन। बहुव्रीहि समाप्त हो गया। अब अव्ययभाव समास आ गया। समास करेंगे। कुलंच तीरश्च तुलश्च मूलश्च शालाच अक्षंच समंच इति कुल तीर तुल मूल शालाक्ष समम। इधर करिए समाहार द्वंद्व समास हो गया। अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्ति है उत्तर पदादि ही और उदात्ता। अर्थ क्या होगा? अव्ययी भाव समासे कुल तीर तुल मूल शाला अक्ष सम इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। अव्ययी भाव समास में ये शब्द यदि उत्तर पद में हो तो क्या होता है? आद्युदात्त होता है। उदाहरण बनाएंगे। परिकूलम उपकूलम। परि और उप के साथ सभी शब्दों का उदाहरण बनेगा। परिकूलम उपकूलम, परितीरम बोलते जाइए, और इसी तरह से उप परिशालम उपशालम पर्यक्षम उपाक्षम सुषमम विषमम निःशमम दुःशमम। तो इसमें जो सुषमम विषमम निःशमम दुःशमम है ये तो तिष्ठद्भु प्रभृति गण में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें उसी से समास होगा। और सुषमम विषमम निषमम इनके सकार को मूर्धन्यादेश किससे होगा? सुवि निर्दुर्भ्यः सुपि सूति समाः। सुवि निर्दुर्भ्यः सुपि सूति समाः। और कूलस्य समीपमिति उपकूलम। सभी जगह अपने उप और परि लगाया है, तो जहां जहां अपने उप लगाया वो सब समीप अर्थ में है उप शब्द। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीप अर्थ में जो अव्यय उप है उसका समास हो जाएगा। तो सभी जगह इसी प्रकार से बनाएंगे। कूलस्य समीपमिति उपकूलम, तीरस्य समीपमिति उपतीरम, तूलस्य समीपमिति मूलस्य समीपमिति उपमूलम, शालायाः समीपमिति उपशालम। उपशालम कैसे हो जाएगा? अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग होता है किस सूत्र से? अव्ययभावश्च से। नपुंसक लिंग में होने से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से उसको ह्रस्व हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो उपशालम। और परि का क्या होगा? परि जो है वो पहले आप अपरिवर्जने से इसकी कर्मप्रवचनी संज्ञा करेंगे। वर्जन अर्थ में वर्तमान जो अप और परि शब्द हैं उनकी क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। फिर उसके बाद पंचम्य पांग परिभी से क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। उसके पश्चात अपपरि बहिरंचवः पंचम्या, विभाषा अपपरि बहिरंचवः पंचम्या सूत्र को विभाषा अलग कर दीजिए। तो अपपरि बहि का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से समास हो जाएगा। तो विग्रह कैसे करेंगी? कूलात् परि इति परिकूलम, है ना, यानी कूल को छोड़कर। वर्जन अर्थ में है तो कूल को छोड़कर, है ना। इसी प्रकार से तीरात् परि परितीरम, तीर को छोड़कर। तूलात् परि परितूलम, तूल को छोड़कर। मूलात् परि परिमूलम, मूल को छोड़कर। शालायाः परि परिशालम और अक्षात् परि परियक्षम। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अव्ययभाव समास होगा। यानी उपकूलम उपतीरम इत्यादि में अव्यय विभक्ति से होगा। परिकूलम परितीलम इत्यादि में विभाषा पपरि बहिरंचवः पंचम्या से होगा। सुषमम विषमम निःशमम दुःशमम में तिष्ठद्भु प्रभृति नीचे से होगा। इन सभी सूत्रों को आप लोग एक बार समास प्रकरण में भी निकाल करके देखना। आ रहा समझ में? और अंतर्वचन विभक्तियों का तो लोग हो ही जाएगा। अब इसमें स्वर कैसे होगा? परिकूलम में परि से परे कु उत्तर पद में है तो परि अनुदात्त कु उदात्त ल स्वरित, यही स्वर रहेगा। सभी में इसी प्रकार से हो जाएगा। उप अनुदात्त कु उदात्त ल स्वरित, तो सभी में परि और उप ही शब्द दिए गए हैं तो वो सभी अनुदात्त रहेंगे।
उत्तर पद उदात्त रहेगा और उससे उत्तर जो है वो स्वरित हो जाएगा। हो गया। कंस मंथ शूर्प पाह्य कांडम द्विगौ। कंथ मंथ शूर्प पाह्य कांडम प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। कंसश्च मंथश्च शूर्पंच पाह्यंच कांडं चेति पाह्य कांडम। अर्थ करेंगे सूत्र का। कंस मंथ शूर्प पाह्य कांड इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति समासे। द्विगौ समासे, द्विगु समास में ये उत्तर पद में हो तो आद्युदात्त होगा। अब द्विगु समास है तो पूर्व में क्या रहेगा बताइए? संख्या है ना, संख्या पूर्व द्विगु। तो द्विकंसः द्वाभ्याम कंसाभ्याम क्रीता इति द्विकंसः। सर्वत्र इसी प्रकार से करेंगे ना। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास करेंगे, कृतादि अर्थों में तद्धित आएगा ऐसा मान करके, और फिर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा कर लेंगे। द्विकंसः त्रिकंसः, द्विमंथः त्रिमंथः, द्विशूर्पः त्रिशूर्पः, द्विपाह्यः त्रिपाह्यः, द्विकांडः त्रिकांडः। ठीक है। इनमें कोई प्रत्यय तो सुनाई नहीं दे रहा है, कैसे हो गया तद्धित यहाँ पर? किससे लुक होगा? किससे हो गया? द्वाभ्याम कंसाभ्याम क्रीतम इति द्विकंसः। समास इत्यादि करेंगे, प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय का लुक किससे होगा? द्विशूर्पः त्रिशूर्पः में शूर्पादयन त्रस्याम से अं प्रत्यय होगा। द्विपाह्यः त्रिपाह्यः में प्राग्वतेष्ठ्य से ठं प्रत्यय होगा। द्विकांडः त्रिकांडः में द्वाभ्याम कंसाभ्याम नहीं, द्वे कांडे प्रमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके वहां पर हम क्या करेंगे? मात्रच प्रत्यय करेंगे। पहले समास, फिर मात्रच प्रत्यय, फिर मात्रच प्रत्यय का लुक होगा। किससे होगा? प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। यहाँ पर तो इससे हो जाएगा। और ऊपर के प्रत्यय में किससे होगा? कंसा टिठन से टिठन प्रत्यय, शूर्पादेन त्रस्याम से ऐ प्रत्यय। एक ही सूत्र है, उसकी एक एक प्रक्रियाओं को क्यों नहीं दिमाग में रखते हैं आप लोग? इतनी देर बाद याद आता है। एक ही तो सूत्र है, अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। इससे क्या हो जाएगा? लुक होगा। कल मैंने क्या कहा था, आप लोग देख करके आइएगा। सुप्रतिमा कैसे बना? पृथु से इमनिश किया, टे से टी भाग का लोप होगा। अच्छा, तुरिष्ठे नहीं होगा तो टे से ही होगा। तो किस टी भाग का लोप होगा? पृथु के ऊ का। फिर उसके बाद रारितो हलादेर लघु हो। आवाज देख कर क्या है हो? 10 दिन बाद पूछेंगे, भूल जाना है ना। कितने दिन में भूल जाएगा? नहीं भूलेगा? भूलेगा, भूलेगा तो है। अस्तु, तो सुप्रतिमा बन गया। अब यहाँ पर किससे लुक हो रहा है? अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। बार बार कहते हैं कि एक एक प्रकरणों को दोहराते रहिए और उसकी प्रक्रियाओं को दोहरा करके रखिए। अस्तु, लुक हो गया। फिर क्या रह गया? जो मध्य में जो आपकी विभक्तियां थी, है ना, द्वाभ्याम कंसाभ्याम, द्वि आगे भ्याम, कंस आगे भ्याम। ठीक है ना। समास किया, प्रत्यय किया, अंतर्वचन विभक्ति का लुक किया, द्विकंस बना। ठीक है ना। अब द्विकंसा ये कैसा हो गया? द्विगु समास हो गया और कंसादि शब्द उत्तर पद में हो गए। तो क को उदात्त होगा तो द्वि अनुदात्त रहेगा। कैसा स्वर रहेगा? द्वि अनुदात्त क उदात्त सस्वरित। ठीक है ना। सभी जगह इसी प्रकार से रहेगा। जो संख्यावाची शब्द है द्वि त्रि वो अनुदात्त रहेंगे, उसके बाद वाला शब्द उदात्त होगा और उसके भी बाद वाला शब्द स्वरित होगा। किससे स्वरित होगा? उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः। ठीक है। तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके।
तत्पुरुषे सप्तमी का एक वचन, शालायाम सप्तमी का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन। उत्तर पदादि की आवृत्ति है। अर्थ करेंगे सूत्र का। नपुंसक लिंगे शाला शब्दांते तत्पुरुषे समासे। क्या अर्थ होगा सूत्र का? लिंगे शाला शब्दांते तत्पुरुषे समासे उत्तर पदम आत्युदात्तम भवति। नपुंसक लिंग शाला शब्दांत तत्पुरुष समास में उत्तर पद को आद्युदात्त होगा। तो उत्तर पद में क्या शब्द होना चाहिए? शाला। ब्राह्मणस्य शाला इति ब्राह्मणशालम, क्षत्रियस्य शाला इति क्षत्रियशालम। नपुंसक लिंग किससे हो गया? अव्ययभाव समास है कि तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास चुके आप लोग। ब्राह्मणानाम शाला इति ब्राह्मणशालम। लिंग प्रकरण कहाँ पर है पता है आप लोगों को? अष्टध्यायी में लिंग प्रकरण कहाँ है? नहीं पता? लिंग का निर्धारण कहाँ किया गया? द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में। देखिए निकाल करके तुरंत उस प्रकरण के सूत्र पे जाया करो। लिंग प्रकरण कहाँ से शुरू होगा? सनपुंसकम से प्रारंभ हुआ है। इसका अर्थ यहाँ घट रहा। विभाषा शाला निशाना। अष्टधी की आवृत्ति इसी तरह से करो अब आप लोग। आ रहा समझ में? बेशक एक बात की करिए, बस इतना देखिए कि इस सूत्र से ये कार्य होता है, इस सूत्र से ये कार्य होता है। आ रहा समझ में? चलो, तो विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, जो सूत्र पीछे क्या है उनके अर्थों को निकाल के देखना कि विकल्प से नपुंसक लिंग होगा। जब नपुंसक लिंग होगा तब ये सूत्र लगेगा, और जब नपुंसक लिंग नहीं होगा तब नहीं लगेगा। नहीं तो फिर समास से लगेगा। क्या स्वर हो जाएगा? ब्राह्मण अनुदात्त शा उदात्त ल स्वरित। क्षत्रिय शालम में भी य अनुदात्त ल स्वरित। आगे समझ में? कंथा च, कंथा सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। बिल्कुल पिछले सूत्र की तरह इसका अर्थ कर दीजिए, बस केवल शब्द बदलेगा। तत्पुरुषे की अनुवृत्ति है 137 तक, नपुंसके की 125 तक। कंथा शब्दांते नपुंसक लिंगे तत्पुरुषे समासे। कंथा शब्दांते नपुंसक लिंगे तत्पुरुषे समासे भवति। सौषमी कंथम आह्वर कंथम, है ना? सौषमी नाम कंथा इति सौषमी कंथम। किस सूत्र से होगा यहाँ नपुंसक लिंग बताइए? देखिए वहीं पर जाकर के संज्ञायाम कंथो शीनलेषु। अब वो प्रकरण यदि आपके दिमाग में है तो बिना देखे भी याद होना चाहिए। तो कंथा शब्द है, वहां पर भी शाला शब्द था, उससे नपुंसक लिंग होगा, फिर रसो नपुंसक के प्रातिपदिक से रस हो जाएगा। तो सौषमी कंथम का क्या स्वर रहेगा? सौषमी अनुदात्त उदात्त थ स्वरित। ऐसे आह्वर कंथम में भी हो जाएगा। आगे चले। आदिश चिहणादि नाम, आदि प्रथमा का एक वचन, चिहणादि नाम षष्ठी का बहुवचन। ठीक है? चिहण आदि येषाम ते चिहणादयः तेषाम चिहणादीनाम। अर्थ करेंगे। अनुवृत्तियां हैं आपकी। कंथा तत्पुरुषे नपुंसके उदात्तः। नपुंसक लिंगे कंथान्ते तत्पुरुषे समासे। नपुंसक लिंगे कंथान्ते तत्पुरुषे समासे चिहणादीनाम आदि उदात्तो भवति। नपुंसक लिंग कंथांत तत्पुरुष समास हो तो चिहनादियों को आद्युदात्त होगा। तो इतना तो निश्चित है कि कंथा इत्यादि कंथा शब्द अंत में होगा, आदि में चिहन होगा, है ना? तो यहाँ पर भी उत्तर पद को आद्युदात्त की प्राप्ति थी, इसने आद्युदात्त विधान कर दिया। क्या बनेगा? चिहन कंथम, मढ़र कंथम। तो पूर्व सूत्र से उत्तर पद को आद्युदात्त था, इसने पूर्व पद को ही आद्युदात्त विधान किया। तो ची उदात्त ह स्वरित शेष एक श्रुति।
चेल खेट कटुक कांडम गर्हायाम। चेल खेट कटुक कांडम प्रथमा का एकवचन, गर्हायाम सप्तमी का एकवचन। समास चेलंच खेटश्च कटुकश्च कांडंच इति कांडम। अर्थ करिए सूत्र का। चेल चेल खेट कटुक कांड इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति तत्पुरुषे समासे गर्हायाम गम्यमानायाम। गर्हा निंदा गम्यमान हो तो तत्पुरुष समास में ये शब्द यदि उत्तर पद में है तो आद्युदात्त हो जाएगा। उदाहरण है पुत्र चेलम इव इति पुत्र चेलम। पुत्र चेलम इव इति पुत्र चेलम। भार्या चेलम इव भार्या चेलम। उपानत खेटम इव इति उपानत खेटम। दधि कटुकम इव इति दधि कटुकम। इन सब में उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग्य सूत्र से क्या होगा? समास होगा, है ना। तत्पुरुष समास उपमान हो गया ना, सामान्यवाची शब्द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। तो पुत्र चेलम क्या निंदा है? जैसे चेल होता है फटे वस्त्रों को कहते हैं। चेल किसको कहते हैं? चेल मतलब होता है वस्त्र। चेल मतलब क्या होता है? वस्त्र। कैसा वस्त्र? जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फटे पुराने वस्त्र दूर करने योग्य होते हैं, उसी प्रकार से ऐसा पुत्र जो कि आज्ञाकारी ना हो, कुसंस्कारी हो, तो दूर करने योग्य, ठीक है, दूर करने योग्य कुसंस्कारी पुत्र। तो पुत्र चेलम इव गर्हा हो गई और तत्पुरुष समास तो है ही। इसी प्रकार आपका उपानत खेटम है ना, वो भी वही है, खराब जूता फेंकने योग्य, उपानत खेटम। दधि कटुकम, दधि कटुकम कड़वा दही, कौन खाएगा? निंदा है उसकी है, तो हो गया कड़वा दही। भूत कांडम है ना, भूतम कांडम ही वह है, कांड वो जो भिंडी इत्यादि की जो नीचे का होता है तो सब फेंकने योग्य होता है। तो भूत मतलब प्रजा है, ऐसी प्रजा जो कि कष्ट देने वाली है, ठीक है, ऐसी प्रजा जो कि कष्ट देने वाली है, तो यही निंदा हो गई। चीरम उपमानम, तो स्वर क्या रहेगा? पुत्र अनुदात्त चे उदात्त लस्वरित। भार्या में भार्या अनुदात्त चे उदात्त लस्वरित। समझ में आ गया? यानी चेल खेट कटुक कांड ये सब शब्द आद्युदात्त रहेंगे, अगला स्वर स्वरित हो जाएगा, पूर्व का अनुदात्त हो जाएगा। चीरम उपमानम, चीरम प्रथमा का एक वचन, उपमानम प्रथमा का एकवचन। अर्थ करिए। तत्पुरुषे समासे उपमानवाची चीर शब्दम उत्तरपदम आद्युदात्तम भवति। तत्पुरुष समासो उपमानवाची जो चीर शब्द है उत्तर पद में वो आद्युदात्त होगा। वस्त्रम चीरम इव इति वस्त्र चीरम। तो चीर किसको कहते हैं? मतलब किसी उसको फाड़ दिया गया तो जैसे अनुपयोगी हो जाता है, ऐसे ये वस्त्र भी क्या है? अनुपयोगी है। वस्त्रम चीरम इव वस्त्र चीरम, पट चीरम, कंबल चीरम। तो जैसे मतलब चीर है ना, पट्टी इत्यादि होती है, तो उसी तरह से कंबल है, उसी तरह का कपड़ा है, तो किस काम का है? कम चौड़ा वाला कंबल आपके काम आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर निंदा इसी रूप में जो कि आपके लिए अनुपयोगी है। पलल सूप शाकम, एक मिनट, स्वर वस्त्र अनुदात्त रस्वरित। चलिए, पलल सूप शाकम, प्रथमा का एकवचन, हाँ, सप्तमी का एकवचन। समास सूपंच शाकंच इति पलल सूप, पललंच सूपश्च शाकंच। सूप शब्द यहाँ पर दाल का वाचक है, इसलिए वो पुल्लिंग होगा। पलल सूप शाकम। तत्पुरुषे समासे मिश्रवाचिनि तत्पुरुषे समासे पलल सूप शाक इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। हाँ, तत्पुरुष समास होना चाहिए मिश्रवाची, भक्ष्य न मिश्रीकरणम सूत्र से समास होना चाहिए। तो ये शब्द उत्तर पद में होंगे तो आद्युदात्त होंगे। उदाहरण गुड़ेन मिश्रम पललम इति गुड़ पललम, घृत पललम, गुड़ मिला हुआ जो मांस, घृत पललम, घृत मिला हुआ, घृत मिश्र सूप इति घृत सूप, घी मिला हुआ दाल, मूलक सूप, मूली मिली हुई दाल, घृत शाकम, घी मिली हुई सब्जी, और मुद्ग शाकम, मूंग मिला हुआ शाक।
तो सब जगह किससे समास करोगे? भक्ष्येन मिश्रीकरण से। तो सर्वत्र तृतीय विभक्ति होगी गुड़ेन मिश्रः, है ना, घृतेन मिश्रः, मूलकेन मिश्रः। जहां भी करेंगे तृतीया से समास कर देंगे उसका। स्वर क्या होगा बताओ? ल स्वरित, घृत अनुदात्त प उदात्त ल स्वरित, घृ अनुदात्त सु उदात्त प स्वरित। ठीक है। कूल सूद स्थल कर्षाः संज्ञायां, कूल सूद स्थल कर्षाः प्रथमा का बहुवचन, संज्ञायां सप्तमी का एकवचन। कूलंच सूदश्च स्थलंच कर्षश्च इति कूल सूद स्थल कर्षाः। चलिए तत्पुरुषे की वृत्ति आ रही है। तत्पुरुषे समासे कूल सूद स्थल कर्ष इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति संज्ञायां गम्यमानायां। हाँ, संज्ञा गम्यमान हो तत्पुरुष समास हो तो ये शब्द उत्तर पद में आद्युदात्त होते हैं। दाक्षेः कूलम इति दाक्षी कूलम, माहकी कूलम, देवसूदम, भाजी सूदम, दांडायन स्थली, माहकी स्थली, दाक्षी कर्षः, माहकी कर्षः। स्थली मतलब होता है एक प्रकार से चबूतरा। कौन सा चबूतरा? जो कि बनाया ना गया हो, अभी तो जो स्वाभाविक रूप से बन जाए। जैसे पहाड़ वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कहीं कहीं पर क्या होता है, एकदम बराबर समतल भूमि होती है, उसको कहते हैं स्थली। तो देवसूदम, भाजी सूदम। स्वर उसी प्रकार से रहेगा। दाक्षी अनुदात्त को उदात्त ल स्वरित, माह के अनुदात्त को उदात्त ल स्वरित, देव अनुदात्त सु उदात्त द स्वरित, भाजी अनुदात्त सु उदात्त द स्वरित, दांडायन अनुदात्त स्थ उदात्त ली स्वरित, दाक्षी अनुदात्त क उदात्त श स्वरित। ठीक है, आगे चलें। अकर्मधारये राज्यम, अकर्मधारये सप्तमी का एकवचन, राज्यम प्रथमा का एकवचन। समास करिए। न कर्मधारयः तस्मिन् अकर्मधारये। कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे। क्या समास करोगे? कर्मधारये वर्जिते तत्पुरुषे समासे हाँ, राज्यम उत्तरपदम आद्युदात्तम भवति। कर्मधारय समास नहीं होना चाहिए और तत्पुरुष होना चाहिए तो होगा। ब्राह्मण राज्यम, क्षत्रिय राज्यम। ब्राह्मणानाम राज्यम इति ब्राह्मण राज्यम, षष्ठी तत्पुरुष है। तो ब्राह्मण अनुदात्त रा उदात्त यस्वरित, क्षत्रिय अनुदात्त रा उदात्त यस्वरित, वर्ग्यादयश्च, वर्ग्यादयः प्रथमा का बहुवचन च अव्यक्तम्। अकर्मधारये की वृत्ति आ रही है, तत्पुरुषे की वृत्ति आ रही है। अर्थ करिए। अकर्मधारये तत्पुरुषे समासे वर्ग्यादयः हाँ, वर्ग्यादयः शब्दाः आद्युदात्ताः भवन्ति। नहीं, वर्गादीनि उत्तरपदानि, उत्तरपद का विशेषण बनाओ। वर्ग्यादीनि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। कर्मधारय वर्जित तत्पुरुष समास में वर्ग्यादि शब्द यदि उत्तर पद में है तो आद्युदात्त होगा। वासुदेवस्य वर्ग्यः इति वासुदेव वर्ग्यः। वर्गे भवमिति वर्ग्यम, उसके वर्ग में होने वाला। दिगादिभ्यो यत् से पहले यत् प्रत्यय कर लोगे तो वर्गीय शब्द बन जाएगा। फिर वासुदेवस्य वर्ग्यः, वासुदेव के समूह का, तो वासुदेव वर्ग्यः। वासुदेव पक्ष्यः, अर्जुन वर्ग्यः, अर्जुन पक्ष्यः। कर्मधारय समास तो हुआ नहीं, षष्ठी तत्पुरुष हुआ तो उत्तर पद को आद्युदात्त हो गया। वासुदेव अनुदात्त व उदात्त यस्वरित। पुत्रः पुंभ्यः, पुत्रः प्रथमा का एकवचन, पुंभ्यः पंचमी का बहुवचन। पुन शब्देभ्यः उत्तरः, पुत्र शब्दः उत्तरपदम तत्पुरुषे समासे आद्युदात्तम भवति। पुन शब्देभ्यः उत्तरम, पुन शब्द से परे जो पुत्र शब्द उत्तर पद में है उसको भी क्या होता है? आद्युदात्त होगा। कौनटी पुत्रः, दामक पुत्रः, माहिषक पुत्रः। सब में षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। कौनट्यः पुत्र इति कौनटी पुत्रः, दामकस्य पुत्र इति दामक पुत्रः। ठीक है। कौनाटी अनुदात्त पु उदात्त त्रस्वरित, दामक अनुदात्त पु उदात्त त्रस्वरित,
माहिषक अंतात पो उदात्त त्रस्वरे। तो षष्ठी तत्पुरुष है, ये कोई विशेष नहीं है। पुत्र की निवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगी। नाचार्य राजर्त्विक संयुक्त जात्याक्षेप्यः। न आचार्य राजर्त्विक संयुक्त जात्याक्षेप्यः बहुवचन। आचार्यश्च राजा च संयुक्तश्च ज्ञातिश्च इति आचार्य राजर्त्विक संयुक्त ज्ञातयः। आचार्य राजर्त्विक संयुक्त ज्ञातयः आख्या येषां ते संयुक्त ज्ञात्याख्याः तेभ्यः संयुक्त ज्ञात्याक्षेप्यः। पहले आपने किया कौन सा समास? समाहार द्वंद्व, उसके बाद फिर बहुव्रीहि समास। अर्थ करेंगे सूत्र का। आचार्य राजा ऋत्विक संयुक्त ज्ञाति, है ना, ज्ञात्याक्षेप्यः, है ना, परः पुत्र शब्दः आद्युदात्तः न भवति। कहते हैं आचार्य राजा ऋत्विक संयुक्त और ज्ञातिवाची जो शब्द हैं, मतलब इनकी आख्या को कहने वाले जो शब्द हैं, उनसे परे यदि पुत्र शब्द होगा तो उसको आद्युदात्त नहीं होगा, फिर क्या होगा? समासस्य अनुदात्त होगा। अब आचार्य पुत्र और उपाध्याय पुत्र, एक आप मूल शब्द ले लीजिए और एक तद्वाची ले लीजिए। आचार्य पुत्र उपाध्याय पुत्र। शाकटायन पुत्र, शाकटायन भी आचार्य हुए हैं तो उसके पर्यायवाची भी ले सकते हैं, तद विशेष भी ले सकते हैं। शाकटायन पुत्र। राजा का लीजिए राजपुत्र, ईश्वर पुत्र, नंद पुत्र। पर्यायवाची एक मूल शब्द है ना जो इसमें पढ़ा गया है, एक तद्वाची और एक तद विशेषवाची। राजपुत्र, ईश्वर पुत्र, नंद पुत्र। ऋत्विक का देखिए, ऋत्विक पुत्र, याजक पुत्र, होतुः पुत्र। संयुक्त का देखिए, संबंधी पुत्र, श्याल पुत्र। संबंधी पुत्र श्याल, श्याल मने साला, उसका पुत्र। ज्ञात्याक्षेप्यः जाति पुत्र और भ्रातुष पुत्र। जाति मतलब परिवार होता है ना, तो ज्ञाति पुत्र और भ्रातुष पुत्र। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर्वत्र षष्ठी का लुक हुआ है, किंतु होतु पुत्र और भ्रातु पुत्र में नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सूत्र है ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः। संबंधेभ्यः विद्या संबंधवाची और योनि संबंधवाची शब्दों से परे, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का क्या होता है? अलुक होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक विद्या संबंध है होतु और एक योनि संबंध है भ्रातु, तो इनसे परे षष्ठी का अलुक हो गया। भ्रातुष पुत्र में विसर्जनीय से पहले स होगा, फिर कसका दिशु से क्या हो जाएगा? मूर्धन्यादेश हो जाएगा, सकुश, तो क्या बन जाएगा? भ्रातुष पुत्र। चले, चूर्णादीन्य प्राणी षष्ठ्याः। चूर्णादीनि प्रथमा का बहुवचन, अप्राणी षष्ठ्याः पंचमी का एक वचन। चूर्ण आदिर येषां तानि इमानि चूर्णादीनि। न प्राणी अप्राणी, ठीक है, न प्राणी अप्राणी। अप्राणिनः षष्ठी अप्राणी षष्ठी तस्याः अप्राणी षष्ठ्याः। फिर से बोलिए, न चूर्ण आदिर येषां तानि चूर्णादीनि। न प्राणी अप्राणी न तत्पुरुष, फिर अप्राणिनः षष्ठी अप्राणी षष्ठी तस्याः अप्राणी षष्ठ्याः पंचमी तत्पुरुष। अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराणि। क्या अर्थ हुआ? अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराणि चूर्णादीनि उत्तरपदानि तत्पुरुषे समासे आद्युदात्तानि भवन्ति। अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराणि, षष्ठी से तो परे हो किंतु अप्राणिवाची, तो अप्राणिवाची षष्ठ्यंत से परे जो चूर्णादि शब्द हैं उनको आद्युदात्त होगा तत्पुरुष समास में। उदाहरण है, जैसे आपका इतना बड़ा इतना सूत्र बनाया, उदाहरण आपका मुद्गस्य चूर्णम इति मुद्ग चूर्णम।
तो ये प्राणी नहीं है। तो मुद्गस्य चूर्णमिति मुद्गत चूर्णम, मसूरस्य चूर्णमिति मसूर चूर्णम। तो मुद्ग अनुदात्त चो उदात्त अणास्वरित, ये स्वर रहेगा। तो अब प्राणीवाची षष्ठ्यंत है, उससे परे चू को उदात्त होंगे। षट्च कांडादीनि, षट एक वचन, च कांडादीनि कांड आदिर्येषां तानि कांडादीनि बहुव्रीहि समास। अब प्राणी षष्ठ्याः तत्पुरुषे सबकी वृत्ति आ रही है। कहते हैं पूर्वोक्तानि षट् कांडादीनि, पूर्वोक्तानि षट् कांडादीनि उत्तरपदानि अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराणि आद्युदात्तानि भवन्ति। अर्थ समझिए, है ना। कांड कहाँ से था बताइए? नहीं, कांडादि से, चेलखेट कटुक कांडम। हाँ, तो कांड चीर इत्यादि लेंगे। अभी पहले एक बार फिर शर्त बोल लीजिए। पूर्वोक्तानि षट् कांडादीनि उत्तरपदानि अप्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्तात् पराण्येव आद्युदात्तानि भवन्ति। कहते हैं पूर्वोक्त जो कांडादि 6 शब्द पढ़े गए वो अप्राणिवाची षष्ठ्यंत से परे ही आद्युदात्त होंगे। जैसे अभी ऊपर वाला हुआ था वैसे ही इसमें भी होगा। तो कौन कौन से शब्द होंगे देखिए, 6 ले लीजिए कांड से। कांड, फिर चीर, पलल, सूप, शाक, कूल और नहीं, एक और छूट गया। कांड, चीर, पलल, सूप, शाक, कूल, बस 6 हो गए। तो ये जो पूर्वोक्त 6 कांडादि शब्द थे वे भी अप्राणिवाची षष्ठ्यंत से परे ही उत्तर पद को आद्युदात्त होंगे। यदि प्राणिवाची से होंगे तो नहीं होंगे। उदाहरण आपको उसी प्रकार से दिए थे। दर्भ कांडम, शर कांडम, दर्भ चीरम, कुश चीरम, तिल पललम, मुद्गसूपः, मूलक शाकम, नदी कूलम, समुद्र कूलम। बात समझ में आई नहीं आई? अब पूर्व सूत्र में भी हम कर सकते थे ऐसा ही, किंतु अब जैसे इसमें क्या कहा गया था, देखिए कहीं पर गर्हा में था, कहीं उपमानवाची से था, तो उन सबसे अतिरिक्त अप्राणिवाची षष्ठ्यंत से परे भी मतलब नियम नहीं करेगा। ऊपर जो हो रहा वो तो होगा गर्हा में या अन्य में, किंतु इसने क्या कर दिया कि यदि उनसे अतिरिक्त यदि अप्राणिवाची षष्ठ्यंत से परे ये शब्द होंगे तो उनको भी आद्युदात्त हो जाए। इसलिए क्या क्या उदाहरण बने आपके? दर्भस्य कांडमिति दर्भ कांडम, शरस्य कांडमिति शर कांडम, दर्भस्य चीरम दर्भ चीरम, कुश चीरम, तिल पललम इत्यादि। समझ में आ गया? स्वर तो इसी प्रकार से रहेगा, अनुदात्त और कांड इत्यादि शब्द उदात्त और अगला शब्द स्वरित। एक सूत्र और देख लीजिए। कुंडम वनम, कुंडम प्रथमा का एक वचन, तत्पुरुषे समासे वनवाची कुंडम शब्दम उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति, है ना। तत्पुरुष समास हो, वनवाची कुंड शब्द हो, उत्तर पद में तो आद्युदात्त होगा। दर्भ कुंडम, शर कुंडम, कुंड का यहाँ पर है वन, दर्भ का वन जंगल, है ना, सरकंडे का जंगल, षष्ठी तत्पुरुष है। तो दर्भ अनुदात्त को उदात्त डस्वरित, शरा अनुदात्त को उदात्त डस्वरित। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये उत्तर पद के आद्युदात्त का प्रकरण समाप्त हुआ है। अब इसके बाद क्या चलेगा? प्रकृति स्वर चलेंगे कुछ सूत्रों में, कुछ सूत्रों में क्या चलेगा? प्रकृति स्वर चलेगा। अब उसको फिर हम लोग कल पढ़ेंगे।